ओके। संघात्मक प्रणाली में थर्ड पॉइंट हो चुका था, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू बच्चों। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल जो है एक बीच में स्नैग आ गया था। अब इसके साथ ही बच्चों जो मैं फिर से आपसे यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में आपसे जब हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को क्या पढ़ते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को पढ़ने में कहा जाता है कि भारत एक संघात्मक संसदीय प्रणाली वाला देश है। संघात्मक प्रणाली क्या होती है? तो संघात्मक प्रणाली एकात्मक प्रणाली से भिन्न होती है। एकात्मक प्रणाली में शक्तियां एक केंद्र में अवस्थित होती हैं। जो संघात्मक प्रणाली है उसमें जो शक्तियां हैं वो शक्तियां क्या हैं? वो एक केंद्र के बजाय दो केंद्रों में क्या है विभाजित होती हैं। और फिर दो केंद्रों में जो विभाजित होती है इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब हम लोग सरकार के प्रणालियों की बात करते हैं, जब भी हम लोग जो सरकार की प्रणालियां हैं इन सरकार की प्रणालियों की बात करते हैं तो सरकार की जो प्रणाली है या इसमें तो शक्ति की अवस्थिति के आधार पर, पावर के आधार पर हम लोग प्रणाली को संघात्मक एकात्मक में बांटते हैं। और कार्यपालिका का जो स्वरूप है, कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर, जो कार्यपालिका का स्वरूप है, कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर क्या है, यहां पर हम लोग इसको संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है देखकर विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। फिर इसके साथ ही संघात्मक जो प्रणाली है वो मैंने आपको बताया था कि एकात्मक प्रणाली से भिन्न होती है। और संघात्मक प्रणाली की बच्चों 5 विशेषताएं होती हैं। संघात्मक प्रणाली में क्या होता है कि शक्तियों का जो टेरिटोरियल जो डिवीजन है, जो क्षेत्रीय विभाजन है, या क्षेत्रीय विभाजन क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया था। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये क्षेत्रीय विभाजन जो होता है बच्चों, ये लिखित संविधान के आधार पर होता है। ये जो क्षेत्रीय विभाजन है, यह क्षेत्रीय विभाजन क्या है? लिखित संविधान के आधार पर होता है। फिर तीसरी बात मैंने आपको बताई कि संघात्मक प्रणाली में बच्चों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका की बात क्या की जाती है? इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है, वह न्यायपालिका क्या होती है? और इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर आपको यह भी बताया गया था कि जो संघात्मक प्रणाली होती है, उसमें एक क्या है? दोहरी पहचान भी बनती है। दोहरी पहचान बनती है। और संघात्मक जो प्रणाली है, इसमें समन्वय करने वाली समन्वयात्मक जो एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों की भी क्या बात आपको क्या बताई गई? ठीक है, समन्वयात्मक जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों की बात क्या बताई गई? ठीक है। लिखित संविधान वाला पॉइंट यहां तक मैंने बता दिया था। क्यों आशु, जिज्ञासा, यहां तक मैंने बता दिया था ना, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तक मैंने बता दिया था कि अब यहां पर कि अगर आप पावर का डिवीजन कर रहे हैं, और पावर के डिवीजन मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 245 जो है वो पावर का डिवीजन करता है, आर्टिकल 246 क्या है वो पावर का डिवीजन करता है। और इसके साथ ही भारत के संविधान में, जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, उसमें जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में भी क्या होता है कि उसमें भी आपको क्या है? पावर का डिवीजन क्या है? मिलता है। तो ये जो 7वीं अनुसूची में जो पावर का जो डिवीजन मिलता है, उस पावर के डिवीजन के अलावा जब ये डिवीजन आप करेंगे तो डिवीजन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए, बल्कि यह क्या होना चाहिए? संविधान में होना चाहिए। और अभी पिछली क्लास में मैं बच्चों यही आपको बता रहा था कि जो संविधान जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम संविधान कहते हैं, ये संविधान दरअसल क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है। संविधान क्या है? बुनियादी जो नियम है, इन बुनियादी नियमों का क्या है? एक समूह है। बुनियादी नियमों का एक समूह है। और इस बुनियादी नियमों के एक समूह की जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इससे राज्य का गठन होता है, सरकार की जो प्रणाली है, ये सरकार की प्रणाली तय होती है। और इससे समाज का जो साँचा ढांचा है वो भी तय होता है, और इससे व्यक्ति की पहचान भी तय होती है। संविधान बुनियादी नियमों के उस समूह को कहते हैं जिससे राज्य का गठन होता है, सरकार की प्रणाली तय होती है, समाज का साँचा ढांचा तय होता है, और जो हमारी पहचान है कि भारतीय होने की जो हमारी पहचान है, वो पहचान क्या है? इस बात को क्या है? ये भी क्या होता है? अब जो संविधान है बच्चों, ये मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि संविधान जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही क्या है कि यहां पर अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान ये है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित और यहां पर क्या है कि लिखित संविधान, और इसके साथ ही क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सर जी आपकी राइटिंग से मुझे प्यार हो गया भाई। अभी तक तो मैंने इंसानों से प्यार होते हुए सुना था, चीजों से हुआ था। राइटिंग से प्यार करना थोड़ा खतरनाक चीज है भाई। राइटिंग से जो प्यार करना है, तो राइटिंग जो है ऑनलाइन में आपको जो भी बताया जाता है, अगर आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, ऑफलाइन में तो क्या होता है कि आप कॉपी में लिखते हैं, और लिखते हैं तो उसको फिर याद कर लेते हैं, वहां पर लिखवाया भी जाता है, जो मैंने आपसे पटना में किया था। लेकिन इसमें अगर आप क्लास के साथ लिखते जाएंगे तभी ये चीज आपकी कैरी हो पाएगी। लिखित संविधान और अलिखित जो संविधान है, इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? लिखित संविधान जो होता है, ये होता है सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, एकल कानूनी दस्तावेज होता है। एक कानूनी दस्तावेज होगा, सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या होगा? ये अनेक स्रोतों पर आधारित होने से यह क्या है? अनेक स्रोतों पर आधारित होने से एक दस्तावेज नहीं होता, अनेकों चीज होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, तो वो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, मतलब कि 1867 का एक उदाहरण ले रहा हूं, सही उदाहरण नहीं है। 1867 में भी कोई कानून बना है, वो भी इसके संविधान में क्या है? अलिखित संविधान में रख लिया जाएगा। तो ये एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट है, और ये सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट क्या नहीं होता है। दूसरी बात यहां पर बच्चों ये है कि एक एकल कानूनी दस्तावेज है, दूसरा एक दस्तावेज नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पहलू है कि जो लिखित संविधान होता है वो क्या होता है? कोडबद्ध होता है। ये क्या होता है? ये क्या है? कोडिफाइड होता है, कोडिफाइड होता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अलिखित संविधान होता है, यह क्या है? यह कोडबद्ध नहीं होता।
कोडबद्ध का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब 11 12 13 14 15 ये सब क्या हो गया, ये कोड हो गया, क्योंकि आप जब कहते हैं कि आर्टिकल 15 क्या है, एक कोड है। आर्टिकल 15 में क्या है, 5 प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। तो भेदभाव का, विभेद का प्रतिषेध, ये उसकी विषय वस्तु है, ये उसकी क्या विषय वस्तु है। तो कोडबद्ध, कोडिफाइड, और इसके साथ ही क्या है कि ये कोडिफाइड नहीं है, इसके साथ ही जो लिखित संविधान होता है यहाँ पर ये कि परंपरा और परिपाटियों का, इसमें परंपरा एवं जो परिपाटी है, परंपरा और परिपाटी का जो स्थान है, यह स्थान क्या है, नगण्य है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है कि परंपरा एवं परिपाटी का प्रमुख स्थान होता है, प्रमुख स्थान क्या होता है, ठीक है, ये है। अब इसके साथ ही चौथी बात यहां पर यह है, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उदाहरण में क्या है कि भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, ये सब लिखित संविधान है। लेकिन अगर हम यहां पर उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण में अगर हम लोग देखें ब्रिटेन और इजराइल का जो संविधान है, ये ब्रिटेन व इजराइल का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है, ये है बच्चों। तो अब जो लिखित संविधान है ये संघात्मक शासन प्रणाली में जरूर होगा। संघात्मक जो शासन प्रणाली है वह क्या है, उसमें क्या जरूर होगा, ये नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करके कमलेश, मीटू सिंह, विवेक कुमार, इसको क्या बताइए मुझे। नोट हो गया बच्चों? नोट करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर नोट हो गया, या आगे बढ़ूं मैं। ठीक है आगे बढ़, ठीक है बच्चों। ठीक, अब इसके साथ ही बच्चों संघात्मक जो प्रणाली होती है, इस संघात्मक प्रणाली की विशेषताओं में, जो संघात्मक प्रणाली की विशेषताओं में एक विशेषता क्या है, न्यायपालिका, और न्यायपालिका की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता, ठीक है। क्यों ये जरूरत है, इस बात को आप समझिए कि अगर मैं ये कहूं कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वाधीनता की क्यों जरूरत है, देखिए संघात्मक जो प्रणाली होती है इसमें क्या होती है, इसमें संघटक इकाइयां होती हैं। जैसे भारत में केंद्र और राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल भारत का लें तो भारत में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो ये घटक इकाइयां हैं और इन इकाइयों के बीच में विवाद हो सकता है, केंद्र और राज्य के बीच में, राज्यों के आपस में। तो यहां पर जो संगठक इकाइयों के बीच जो विवाद है, इस विवाद का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की ज्यादा आवश्यकता क्या होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है, उस निष्पक्ष न्यायपालिका की ज्यादा आवश्यकता होती है। देखिए एक होता है कि मान लीजिए कि दो पक्षों में, दो व्यक्तियों में विवाद है, और एक स्थिति वह है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच विवाद नहीं है, यहां पर दो घटक इकाइयों के बीच में विवाद है। इसलिए संघात्मक प्रणाली में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वाधीनता या जो निष्पक्षता होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बात तो ये है। यहां पर इसके साथ ही बच्चों, यहां पर इस बात को भी आप ध्यान दीजिए कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है, इस संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका की निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित करते हैं, तो जो इसमें जजों की नियुक्ति का तरीका होता है बच्चों, उस तरीके में कार्यपालिका का हस्तक्षेप क्या नहीं होता या राजनीतिक आधार पर नहीं होता। तो यहां पर न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो तरीका है, या न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका जो है, यह क्या है, राजनीतिक आधार पर क्या है, नहीं होता है। राजनीतिक जो आधार है उस आधार पर क्या है, नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे अमेरिका जैसे या कुछ ऐसे देश हैं जहां पर राजनीतिक आधार में निर्वाचन के लाभ के लिए जजों की नियुक्ति होती है, यहां पर भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को बनाए रखने का आधार ही यही है कि जो जजेज हैं कॉलेजियम व्यवस्था को बनाए रखने के, या जो कॉलेजियम से नियुक्त होते हैं उनमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप कम से कम हो। दूसरी बात यह है कि भारत में जजों की स्वाधीनता को बनाए रखने की, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है, कि ऐसा नहीं होता कि उनको बीच कार्यकाल में क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही क्या है कि पद की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो पद है, पद की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा क्या है, वित्तीय जो सुरक्षा है, इस वित्तीय सुरक्षा को प्रदान किया जाता है। और इसके साथ ही भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संसद, मतलब जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। और जब भारत के संविधान को आप पढ़ेंगे तो संसद न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को बढ़ा तो सकती है, लेकिन 138 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 138 में, कि संसद क्षेत्राधिकार जो है उस क्षेत्राधिकार को क्या है, घटा नहीं सकती, इसको घटा नहीं सकती, ये बात क्या कही गई है। अब यहां पर एक और शब्द मैंने प्रयोग किया, निष्पक्षता। तो जब न्यायिक कोई विवाद होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, न्यायपालिका दो पक्षों में से किसी एक पक्ष के साथ ना हो,
और न्यायपालिका यहां पर क्या स्वतंत्र भी हो, न्यायपालिका क्या है स्वतंत्र भी हो। तो ये बच्चों क्या है कि दोनों जगह काम देगा। जब आप संघात्मक प्रणाली लिखेंगे तो वहां पर भी ये पॉइंट आपको बताने होंगे कि भारत जैसे देशों में, भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, पद की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और क्षेत्राधिकार की जो सुरक्षा है वह सुरक्षा क्या है सुनिश्चित की गई है। तो ये है बच्चों, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए बच्चों। हो गया अरविंद, पूजा, ज्योत्सना, जिज्ञासु शर्मा, न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता का पॉइंट बच्चों नोट हो गया। वेरी गुड। निशा वेरी गुड। ठीक है, फिर इसके साथ ही बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे कि जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है, जो यहां पर जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है, ठीक है, संघात्मक प्रणाली में दोहरी पहचान की भी विशेषता होती है। दोहरी पहचान बनती है कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि संघात्मक जो प्रणाली है बच्चों, उसमें दोहरी नागरिकता अनिवार्य विशेषता नहीं है। मतलब यहां पर कि संघात्मक प्रणाली की में जो दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता यह अनिवार्य विशेषता नहीं है। जैसे अमेरिका में संघात्मक प्रणाली और दोहरी नागरिकता दोनों है। संघात्मक प्रणाली और दोहरी नागरिकता यह क्या है? दोनों है। लेकिन भारत में संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली अपनाए जाने के बावजूद, अपनाए जाने के बावजूद एकल नागरिकता है। इसलिए कहा गया कि दोहरी नागरिकता अनिवार्य विशेषता नहीं है। जो दोहरी नागरिकता है वो अनिवार्य विशेषता नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन दोहरी पहचान बनती है। जैसे कि एक पहचान जो है ये व्यक्ति की क्या होती है? घटक इकाई से संबंधित होती है। घटक इकाई से संबंधित पहचान। और दूसरी जो पहचान होती है वो पूरे देश से क्या होती है? संबंधित होती है। एक क्या है? ये घटक इकाई से संबंधित है। और दूसरी जो पहचान है वो क्या है? वो पूरे देश से संबंधित होती है। जैसे उदाहरण आप लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र का है तो उसकी एक मराठी पहचान हो सकती है, और भारत का रहने वाला है तो मराठी भारतीय, इसी तरह से बिहारी भारतीय, इसी तरह से पंजाबी भारतीय, ये सब क्या है? पहचान क्या होती है। तो इसलिए संघात्मक प्रणाली जो है इसमें क्या है? दोहरी पहचान क्या होती है। ये संघात्मक प्रणाली में जो दोहरी पहचान है, इस दोहरी पहचान की यहां पर क्या आपको बात क्या बताई गई, जो दोहरी पहचान है उससे क्या जुड़ा हुआ है। फिर इसके साथ ही बच्चों ये दोहरी पहचान दोहरी नागरिकता से संबंधित हो ये जरूरी नहीं। जैसे भारत में दो स्तर की सरकार है, केंद्र और राज्य स्तर की। दोनों सरकारों को संविधान ने शक्तियां दी हैं, लेकिन दोनों सरकारों को संविधान में शक्तियां दिए जाने के बावजूद, संविधान में दोनों सरकारों को शक्तियां दिए जाने के बावजूद दरअसल भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। ये संघात्मक प्रणाली की चौथी विशेषता है। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? नोट कर लीजिए। कुल मिलाकर आप लिखेंगे कि जो संघात्मक प्रणाली है में दोहरी पहचान अवश्य होगी, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं होगी। दोहरी पहचान अवश्य होगी, लेकिन दोहरी नागरिकता होना जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं? नोट कर लिया आप लोगों ने? डन। फिर देखिए क्या है कि जो संघात्मक प्रणाली है, इस संघात्मक प्रणाली में बच्चों क्या है कि एक पांचवी विशेषता है। और वो पांचवी विशेषता क्या है कि संघात्मक प्रणाली में समन्वयात्मक एजेंसियां होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? संघात्मक प्रणाली में जो फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल सिस्टम में क्या है? कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज होती हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए कि संघात्मक प्रणाली में कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती हैं
जो केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल बिठाती हैं, जो समन्वय स्थापित करती हैं। और ऐसी संस्थाओं को संविधान में ही कह दे दिया जाता है। दरअसल संघात्मक प्रणाली में केवल क्षेत्र या शक्तियों का ही बंटवारा नहीं होता। केवल ये नहीं होता कि आयकर पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी और भू राजस्व पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को होगी। ये तो क्या हुआ, क्षेत्राधिकार का विभाजन हो गया। ये क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन हो गया, क्षेत्राधिकार का विभाजन हो गया। ठीक है, शक्ति और क्षेत्राधिकार का विभाजन हो गया। संघात्मक सरकार में केवल विभाजन ही नहीं होता, समन्वय भी होता है और इसमें अंतर समन्वयात्मक एजेंसियां होती हैं। इसलिए यहां पर आप लिखेंगे कि प्रोफेसर यम्पी सिंह ने अपनी पुस्तक इंडियन फेडरलिज्म में यह प्रतिपादित किया है कि संघात्मक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता अंतर समन्वयात्मक एजेंसियां हैं। ये इकाइयों के बीच तालमेल स्थापित करने में सहायक होती हैं। तालमेल जो है इसको स्थापित करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, जो संघात्मक प्रणाली में जो समन्वयात्मक जो एजेंसियां हैं, इन समन्वयात्मक एजेंसियों में मैंने कहा कि ये तालमेल स्थापित करने में क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं। कैसे? ये एजेंसियां कई प्रकार की होती हैं। ये समन्वयात्मक एजेंसियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे संविधान के द्वारा स्थापित में 280 के तहत वित्त आयोग, 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद, ये सब है। दूसरा यहां पर क्या है, संविधान के द्वारा स्थापित है। दूसरी बात यहां पर बच्चों ये है कि कुछ ऐसी एजेंसियां होती हैं जो संसद के कानून के द्वारा स्थापित होती हैं। जैसे अगर हम लोग इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं और जो प्राइवेट इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, इन तीनों तरह के इंजीनियरिंग के जो कॉलेज हैं, उन तीनों तरह के इंजीनियरिंग के कॉलेजेस को रेगुलेट करने का पावर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को है। तो जैसे AICTE क्या है भाई, ये है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है इसको हम लोग कह सकते हैं। फिर इसी तरह से बच्चों जो है यहां पर नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल टीचर्स एजुकेशन, जैसे बीएड के जो कॉलेज हैं उनको रेगुलेशन एक, तो ये संसद के कानून के द्वारा स्थापित समन्वयात्मक क्या एजेंसियां हैं, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा भी स्थापित हो सकती हैं। कार्यपालिका के आदेश के द्वारा स्थापित, जैसे मान लीजिए कि कोई टास्क फोर्स है, जैसे भारत में जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में बहुत से मुद्दे थे, तो जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में जो बहुत से मुद्दे थे, उन मुद्दों का समाधान करने के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, तो जीएसटी टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो जीएसटी टास्क फोर्स जो था ये कार्यपालिका के द्वारा स्थापित किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। तो यहां पर हम लोग कहेंगे जीएसटी टास्क फोर्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर कार्यबल, इसको हिंदी में कहेंगे। यहां पर लिख देता हूं कि वस्तु एवं सेवा कर कार्यबल। वस्तु एवं सेवा कर जो कार्यबल है, इनके बारे में मैंने आपसे बात की। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट बच्चों, आगे बढ़ूं मैं। ज्योत्सना, पूजा, अंशु, अनुराग, नोटेड। यह है संविधान के द्वारा स्थापित 280 के तहत वित्त आयोग, 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, संसद के कानून के द्वारा स्थापित AICTC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और इसी में मैंने आपसे उदाहरण लिया था कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। और यह है जीएसटी टास्क फोर्स, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। ओके, ये बच्चों संघात्मक प्रणाली जब भी आपसे पूछी जाएगी ना, तो संघात्मक प्रणाली में ये सब बातें आपको क्या लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जो संघात्मक प्रणाली है, उस संघात्मक प्रणाली में ये सारी बातें आपको क्या है यहां पर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन एज्यूम कर रहा हूं, जो बीपीएससी में पहले भी पूछा गया है और आपसे अब भी पूछा जा सकता है। जो नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है, जो भारत में संघात्मक प्रणाली है, उसकी प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भारत में संघात्मक प्रणाली एकात्मक विशेषताओं से युक्त है, स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन को क्या है ले रहा हूं, और ये क्वेश्चन बीपीएससी के हिसाब से करेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है, क्या भारत में सरकार की संघात्मक प्रणाली एकात्मक विशेषताओं से युक्त है? विवेचन कीजिए, ठीक है। यहां पर अथवा में एक और सवाल लेता हूं। अथवा भारत एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक प्रणाली से युक्त राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहां पर राजनीतिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को क्या है, स्पष्ट कीजिए। यहां पर इस प्रश्न का जब आप उत्तर लिखेंगे, ये इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे भी गए हैं, तो इस प्रश्न का जब उत्तर लिखेंगे तो आपको वो विशेषताएं बतानी पड़ेंगी जो भारत में शक्तियों के विभाजन के बावजूद, शक्तियों के विभाजन का जो संतुलन है, वो केंद्र के पक्ष में क्या करती है, मोड़ देती है। भारत में शक्तियों का क्षेत्रीय विभाजन है, भारत में संविधान जो है वो शक्तियों का क्या करता है, बंटवारा करता है। लेकिन भारत में शक्तियों का जो बंटवारा है, उस बंटवारा, भारत में जो शक्तियों का जो बंटवारा है, वह बंटवारा क्या है, उस बंटवारे की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक ये भी बात है कि वो केंद्र के पक्ष में क्या झुका हुआ है। तो यहां पर उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिखेंगे कि शक्तियों के क्षेत्रगत विभाजन, क्षेत्रगत विभाजन, लिखित संविधान, लिखित संविधान, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका और दोहरी पहचान तथा, दोहरी पहचान तथा समन्वयात्मक एजेंसियों, समन्वयात्मक एजेंसियों की विशेषताओं से युक्त होने के कारण, युक्त होने के कारण भारत एक संघात्मक प्रणाली वाला देश है। भारत एक संघात्मक प्रणाली वाला क्या है, देश है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग मिलता है, न कि फेडरल शब्द का। संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग मिलता है, न कि फेडरल शब्द का। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संघ इकाइयों के बीच, इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए
इकाइयों को अलग होने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए यह अमेरिका से भिन्न है। फलतः फेडरल शब्द के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बता देंगे कि भाई भारत एक संघ है क्योंकि भारत में पांचों विशेषताएं मिलती हैं। भारत अमेरिका से डिफरेंट है। भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं है। ये बात आप बता देंगे। उसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि भारत एकात्मक क्यों है। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? ज्योत्सना, जिज्ञासु शर्मा, पूजा, नोटेड? ठीक है, यहां तक बात समझ में भी आ गई होगी बच्चों? कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो? ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके साथ ही बच्चों हम लोग फिर यहां पर अगले डायमेंशन पर आएंगे। यहां पर अगले डायमेंशन में भारतीय संघ में शक्तियों का संतुलन केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। केंद्र के पक्ष में क्या है? झुका हुआ है। इसलिए भारत एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक प्रणाली है। संघात्मक क्या है? प्रणाली है। भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियां दिए जाने का मूलभूत कारण राष्ट्र की एकता और अखंडता रहा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता रहा है। केंद्र को अधिक शक्तियां क्यों दी गई? विविधता के लिए शक्तियां बांटी गई। तमिलनाडु के लोग जो है अपने राज्य सरकार से क्या चल सकें। लेकिन एकता के लिए क्या है? शक्तियां केंद्र में ज्यादा दी गई। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता का रहा है। भारत में सशक्त केंद्र की स्थापना संवैधानिक और राजनीतिक दोनों कारणों से होती है। यहां पर संवैधानिक कारण भी है और इसके साथ ही राजनीतिक कारण भी है। सशक्त केंद्र या एकात्मक विशेषताएं, इसमें बच्चों जो संघात्मक पक्ष है, इस संघात्मक पक्ष को क्या है यहां पर देखना है। ठीक है, संघात्मक या संवैधानिक जो पक्ष है, सॉरी, संवैधानिक कारक क्या है? पहला कारण, केंद्र को राज्यों की तुलना में कानून बनाने की शक्तियां अधिक हैं। जैसे 7वीं अनुसूची के संघ सूची में, 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची है में विषयों की संख्या 100 है। विषयों की संख्या क्या है? 100 है। जबकि राज्य सूची में विषय क्या है? कम है। ठीक है, दूसरी बात, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति क्या है? संसद को है।
नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट है बच्चों? यस, यूपीएससी केंद्र द्वारा, उस पर भी आ रहा हूं आशु। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट। तीन ऐसी स्थितियां हैं जिसमें राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। पहला, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के संकल्प के बाद। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 250 के तहत आपात की घोषणा के बाद, आपात की जो घोषणा है उस घोषणा के बाद। फिर 252 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के सहमति के बाद। यहां पर भी राज्य कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। चौथी बात, अनुच्छेद 251 के तहत संसद और राज्य के कानूनों में विरोध की स्थिति में राज्य के कानून संसद के जो कानून हैं वे कानून क्या है, मान्य होंगे। ठीक है। फिर इसी तरह से अनुच्छेद 200 के तहत केंद्र राज्य की विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की अनुमति के तरीके से देर कर सकता है। देर कर सकता है। फिर इसके साथ ही बच्चों 253 है। 253 क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय संधियों को 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने वाले कानून, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने वाले कानून संसद को बनाने की शक्ति है। ठीक है। इसी तरह से अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति केंद्र को है। राष्ट्रपति शासन है उसको लगाने की शक्ति केंद्र को है। फिर इसी तरह से बच्चों अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन की शक्ति केंद्र को है। केंद्र को है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोटेड है बच्चों? ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पर आएंगे। यहां पर हम लोगों ने 8वां पॉइंट देखा कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। 5 नंबर क्या है भाई? राज्य की विधायी प्रक्रिया। जब होता क्या है,
ऐसा है कि आशु इसमें होता यह है कि मान लीजिए कि कोई विधेयक है जिसको राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया, तो यहाँ पर केंद्र अगर वहां पर राष्ट्रपति को कोई मैसेज दे देता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति नहीं देंगे। जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजकोका बनाया, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, और उसमें प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसको परमिट ही नहीं किया। तो ये आप ये देखेंगे इस तरह की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को भी आप 200 के तहत क्या देख सकते हैं। फिर इसके साथ ही बच्चों, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो 8वां पॉइंट ये हुआ। फिर इसके साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र के हाथ में है। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति और केंद्र में गठबंधन, राष्ट्रपति तो केंद्र का ही आदमी है ना, ठीक है, वो संघात्मक प्रणाली में है, तो ये सभी का संवैधानिक कारण है। फिर इसके साथ ही बच्चों, सशक्त केंद्र या एकात्मक विशेषताओं का जो गैर संवैधानिक कारण है वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहले क्या है बच्चों, कोरोना जैसी महामारी आने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 के तहत पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की शक्ति केंद्र के पास है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण भी केंद्र के पास है। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण की शक्ति भी केंद्र को अधिक सशक्त बना देती है। जैसे कई बार राज्य के मुख्यमंत्रियों ने शिकायत की कि मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया और हमारा नुकसान हो गया, ये सब बातें हैं। फिर इसके साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा दोनों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का है। ठीक है, पहले योजना आयोग, अब नीति आयोग जैसे थिंक टैंक, योजना आयोग और नीति आयोग जैसे थिंक टैंक भी केंद्र को ज्यादा सशक्त क्या है बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा सशक्त क्या है बनाते हैं। और लास्ट में क्या है कि अंततः 42वें संशोधन 1976 के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की शक्ति केंद्र के पास होने से वह कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने में अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां रखता है। ठीक है, ये तो ये सब नोट कर लीजिए बच्चों। नोट हो गया बच्चों। ठीक
ठीक है, तो ये है एकात्मक विशेषता जब पूछा जाएगा तो ये सब चीजें आप क्या लिखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखता हूं और कल इसमें फिर आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कठिनाई अगर है तो पूछ सकते हैं।